दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने यूक्रेन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं कि अलास्का की मीटिंग के बाद ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बदल गई है। अब उनको यह बात समझ में आ गई है कि अगर यूक्रेन की लड़ाई को रोकना है तो उनको यूक्रेन को ही रोकना होगा, क्योंकि जिस तरह से रशिया ने अपनी पोजीशंस क्लियर कर दी हैं कि हम इस लड़ाई में सीज फायर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ये लड़ाई रोकनी है तो आपको यूक्रेन की तरफ से हो रहे आक्रमणों को रोकना होगा। उसी सिलसिले में ट्रंप साहब ने कुछ कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ये प्रतिबंध क्या है और इस पे आने वाले दिनों में हम क्या डेवलपमेंट देख सकते हैं और अब ये लड़ाई, अगर मैं ये कहूं, कि समाप्ति की तरफ जा सकती है। लेकिन शुरुआत ट्रंप साहब ने कर दी है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है और साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ट्रंप साहब ने आफ्टर ऑल क्या सैंक्शन लगाए हैं? आपको यह पता है कि यूक्रेन के पास अपने हथियार बनाने का कोई इंतजाम नहीं है। यहां तक कि नेटो और यूरोप भी अमेरिका के हथियारों पर निर्भर है। इसीलिए ट्रंप साहब ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जो उनकी काफी घातक मिसाइलें हैं, उनके ऊपर यूक्रेन को इस्तेमाल करने से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आप देखें मिलिट्री टैक्टिकल मिसाइल्स, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा कि ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने यह कह दिया है कि आप हमसे बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ जो उन्होंने यूरोप से मिसाइलें ली हैं, लेकिन उसमें डेटा डलता है अमेरिकन सैटेलाइट्स के द्वारा लिया हुआ, जो अमेरिका का जीपीएस, मिलिट्री जीपीएस सिस्टम है, उसका डेटा पिन पॉइंट करके कि कौन सा हथियार कहां गिरेगा, ये जो डेटा एंट्री होती है, ये डेटा भी यूएस सप्लाई करता है। उन्होंने कहा कि जहां पे यूएस डेटा का इस्तेमाल होगा वो भी आप लोग नहीं करेंगे। इसका मतलब चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, अगर कहीं पे भी यूएस का इंटरवेंशन है, उसको रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की अब आपको इजाजत नहीं है। अब ये हथियार कौन से हैं, पहले हम इसको समझते हैं और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जैसा दोस्तों मैंने कहा कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक है। अब स्थिति यह है कि अगर रशिया के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करना है, सप्लाई लाइंस को अगर तोड़ना है, तो आपको डिफेंस एरिया के पीछे जाके जो सप्लाई डिपो है उन पे अटैक करना होगा। लेकिन अब यूक्रेन को यह कह दिया गया है कि आप ये मिसाइलें अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो फ्रंट है, जहां पे लड़ाई का फ्रंट जो चल रहा है, उसके पीछे जो सप्लाई के डिपो है, वहां तक अब पहुंचना मुश्किल हो गया है। मतलब अब रशिया खुलकर और आक्रमण कर सकता है या और तेजी से यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। दूसरी तरफ से जो हथियार है, ये यूके का हथियार है, ये भी 250 किलोमीटर लॉन्ग रेंज का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो टारगेट है और जो बंकर्स बनाए हुए हैं रशियन आर्मी ने, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि एक तो ये बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं होता, ताकि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या जो एयर डिफेंस सिस्टम है आप उससे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो डेटा डलता है, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, वो डेटा जो आता है वो यूएस के सैटेलाइट्स के थ्रू आता है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो मतलब ये है कि लॉन्ग रेंज जो मिसाइल सिस्टम है, जिससे रशिया की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया जा सकता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यूक्रेन के पास वो एबिलिटी नहीं रही कि आप जाके लॉजिस्टिक्स हब, कमांड सेंटर, डिपो के ऊपर हमला कर सके। मतलब अब आप सिर्फ फ्रंट लाइन पे जो सोल्जर्स या आपको टेक्निकल इक्विपमेंट्स दिखते हैं या आर्टिलरी दिखती है, आप बस वहीं तक सीमित रह गए, आप सप्लाई लाइन नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे। इसका मतलब अब जो पहले यूक्रेन की वॉर ऑफेंसिव होने के मूड में थी कि हम रशिया का नुकसान पहुंचाएंगे, अब वो डिफेंसिव हो जाएगी। मतलब जो यूक्रेन में रशिया की बढ़ती हुई सेना है, आप सिर्फ उसको ही रोक पाएंगे, सप्लाई लाइन को नहीं तोड़ पाएंगे। इसका मतलब रशिया का बहुत बड़ा एडवांटेज मिला इसमें। और अब यूक्रेन के ऊपर दबाव पड़ेगा कि आप किस तरह से
इस पूरी लड़ाई को मैनेज करते हैं। और क्योंकि जब लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं होगी तो जो रशिया के सिटीज हैं वो काफी हद तक सेफ हो जाएंगे, जो पहले रशिया के लिए एक टेंशन था। अब इसका राजनीतिक असर क्या होगा इसको भी समझा जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस समय जो स्थिति है ओवरऑल, यूक्रेन जो कह रहा था कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम बात नहीं मानेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, जब ट्रंप ने कहा था कि हम लैंड स्वैपिंग करेंगे तो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं था। और जो अमेरिकन कंट्रीज थे यूक्रेन के, जो यूरोपियन कंट्रीज थे यूक्रेन के साथ, वो भी मानने को तैयार नहीं थे। अब क्या होगा जब पता लगेगा कि आपके हथियार ही नहीं है, आप लड़ नहीं सकते, तो फिर यूक्रेन को मतलब कि जेलेंस्की को ये मानना पड़ेगा, जेलेंस्की को, कि भाई जो ट्रंप साहब कह रहे हैं उसको मान लो, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। और दूसरी तरफ ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई यूक्रेन ये कह दे कि ठीक है आप हथियार नहीं देते, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे। ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन को फिर अपने दम पर या यूरोपियन साथियों के दम पर लड़ाई लड़नी होगी। अगर अमेरिका के साथ रहना है तो अमेरिका की माननी पड़ेगी, या फिर अमेरिका से दूरी बनाइए और फिर पूरी तरह से आप यूरोपियन देशों के गोदी में जाके बैठेंगे। इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट यह है कि अब रशिया को एक मैसेज तो मिल गया कि भाई ट्रंप साहब लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते, अब आप भी स्केल डाउन करने का सोचो और बीच का रास्ता निकालने की सोचो। ये जो सीलिंग हो गई कि अब आपके ऊपर लंबा अटैक नहीं होगा, धीरे धीरे इसको हम खत्म करेंगे, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज जाता है। दूसरी तरफ यूरोप और यूक्रेन को यह लगता है कि यार अमेरिका भरोसे लायक नहीं है। अलास्का के बाद ट्रंप साहब की भाषा बदल गई है, अब वो हमारे साथ नहीं है, हमें अब अपने आप ही देखना होगा कि इस लड़ाई का क्या इंतजाम किया जाए। कुल मिला के स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि ट्रंप साहब चाहते हैं लड़ाई रुके, मतलब बातचीत शुरू हो। जब हथियारों की सप्लाई नहीं होगी, इंपॉर्टेंट हथियार नहीं मिलेंगे, तो ये कीव के ऊपर मतलब यूक्रेन के ऊपर प्रेशर है कि अब आप बातचीत के लिए तैयार हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे आए, बहुत लड़ाई लड़ ली, अब आगे आपके बस की बात नहीं है। साथ ही इससे रशिया को लिवरेज मिलेगा कि अब क्योंकि ट्रंप साहब खुद लड़ाई रोकने को तैयार हैं और हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही है, एक तरफ रशिया का जो यूक्रेन में कब्जा है वो कुछ और हो जाएगा, और साथ ही साथ रशिया एक स्ट्रांग बार्गेनिंग पावर के साथ मीटिंग में आएगा, जो यूक्रेन और यूरोप को मानना पड़ेगा क्योंकि स्थिति काफी नाजुक हो जाएगी। इसी के साथ साथ जब ट्रंप का पूरा सपोर्ट नहीं है यूक्रेन को, तो यूक्रेन की बार्गेनिंग पावर भी कम होगी। इसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन ज्यादा दादागिरी नहीं कर पाएगा, अब वही करना पड़ेगा जो ट्रंप साहब कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में कुछ समझौते की उम्मीदें दिख रही हैं। अब समझौता किस तरह पे होगा? सीधी सी बात है, रशिया कहेगा कि आप क्या चाहते हो, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने है, इतना एरिया मेरे कब्जे में है, मेरी ये शर्तें हैं, आप मान लीजिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर ये समझौता, ये वार्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये है कि जब रशिया पूरी ताकत से नेगोशिएटिंग टेबल पे है, ट्रंप साहब पूरा साथ नहीं दे रहे हैं, खासकर हथियारों के मामले में, तो यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, यूरोप के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। चुपचाप आके टेबल पे बैठिए और लॉजिकल बात करिए, ज्यादा आंखें दिखाने की अब जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो बार बार सीज फायर की बात हो रही थी, तो सीज फायर का मतलब यह है कि अब रशिया की टर्म्स के हिसाब से सीज फायर होगा और उसको शायद सबको मानना हो। लेकिन इस समय जो सबसे विचित्र स्थिति है वो है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन चाहता था कि भाई सीज फायर हो लेकिन हमारी शर्तों पे हो। अब वो शर्तें कौन बनाएगा, इसको भी सोचना होगा। इसका मतलब अब यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से प्रेशर में है, क्योंकि ऑफेंस हो नहीं रहा, हथियारों की सप्लाई हो नहीं रही और सप्लाई मिलेगी नहीं। और इसका मतलब यह है कि अब यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूएस के बीच में विवाद हो सकता है कि आपने लड़ाई के बीच में हमारे से हाथ खींच लिए, हमें बीच में फंसा दिया, ये उचित नहीं है। तो अब यूरोप के ऊपर प्रेशर है, यूक्रेन को वो कमिटमेंट दे चुके हैं, रशिया
का ऑफेंस बढ़ रहा है, अमेरिका का साथ घट रहा है, अब हम क्या करें? ये स्थिति यूरोपियन यूनियन की हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंसी थी वॉशिंगटन और ब्रसल्स, मतलब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में, अब उनको ये सोचना होगा कि जब इस तरह के हथियार हम डिपेंडेंट हो गए हैं अमेरिका पे और हमें हथियार नहीं मिल रहे हैं जब हमें जरूरत है, तो क्या अब हम अमेरिका के भरोसे रहें या अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तैयार करें? ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। अब ईयू को सोचना होगा कि आने वाले दिनों में अगर रशिया और एग्रेसिव होता है और मान लीजिए कि कोई मिस एडवेंचर होता है, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर कोई अटैक होता है, तो बचाने कौन आएगा? रशिया और अमेरिका तो आपस में लड़ना नहीं चाहते, बीच में फंसेंगे हम, तो उनको भी अब आत्मनिर्भर होने की सोचनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंसी है वॉशिंगटन पे, वो पॉलिटिकल डिपेंडेंसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी भी कम करनी होगी और अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस बनाने होंगे। इसका मतलब उनको खर्चा बढ़ाना होगा। कारण बहुत सिंपल है। अगर आप देखें दोस्तों, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के आसपास यूएस का डिफेंस बजट है। नंबर 2 अगर देखें तो करीब 550-600 के आसपास बिलियन के आसपास चाइना का बजट है। फिर रशिया का बजट है 400। इस समय $400 बिलियन, मतलब रोज $1 बिलियन रशिया खर्च रहा है हथियारों के ऊपर या डिफेंस के ऊपर। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं, यूक्रेन का 183 और साथ ही साथ जर्मनी, फ्रांस, यूके, पोलैंड, इटली, टर्की, अगर आप बाकी सारे कंट्रीज देखें, इन सब का बजट भी मिलके रशिया का मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अब यूरोप को अपने डिफेंस बजट को एटलीस्ट डबल करना होगा। क्या ये स्थिति है इस समय यूरोप की? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? जो वहां पे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें इस पे असर पड़ेगा। इसका मतलब जो यूरोप के अंदर कंफर्ट की जिंदगी थी उस पे असर होगा, लोग परेशान होंगे, महंगाई बढ़ेगी। और जब आप इस तरह से एग्रेसिव पोस्चर लेते हैं तो आपको एनर्जी डिपेंडेंसी किससे होगी? इंटरेस्टिंगली देखिए, 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यूरोप से जो एग्रीमेंट किया था उसको लागू किया कि आप $750 बिलियन की एनर्जी हमसे खरीदेंगे, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही वो एग्रीमेंट हुआ, आज दूसरा डेवलपमेंट ये हो गया कि हम आपको लड़ाई में साथ नहीं देंगे। तीसरी तरफ आप रशिया से गैस नहीं लेंगे। कुल मिला के अमेरिका ने यूरोप को फंसा दिया। अब आगे क्या होगा? जैसा दोस्तों हमने चर्चा करी कि अब शायद ठंडे दिमाग से लोगों को सोचना होगा कि किस तरह से सीज फायर किया जाए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इस लड़ाई में बेइज्जती हो, क्योंकि यूक्रेन की हार तो निश्चित है। कम से कम अमेरिका और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते कि एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हो और जो एग्रीमेंट साइन हो उसमें रशिया भारी दिखे और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कमजोर दिखे। ये ग्लोबल ह्यूमिलिएशन पूरी दुनिया में इकोसिस्टम को बदल देगा। इससे बचने के लिए मुझे लगता है ट्रंप साहब ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि अब वार्ता को लेकर दबाव बढ़ेगा, किसी तरह का नेगोशिएटिंग टर्म शीट बनेगा और रशिया को भेजा जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होता है। आपके जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।